सब लोग ज्वाइन हो गए? बहुत बढ़िया, शानदार। आई होप सो आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस दर्शन खर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम class.com। और पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा। थोड़ा सा एक बार मैं टेबल पलटा लूं जीवन में। ठीक है, सो आ जाइए मेरे प्यारे नालायकों। ठीक है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है। रेडी, लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग समझते हैं जरा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपनीज एक्ट कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम एलएलपी एक्ट से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास थोड़े एलएलपी के फिलहाल के लिए थोड़े से ओल्ड नोट्स है, तो कहीं अगर छोटा मोटा करेक्शन रहा तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आपके नोट्स जो मैंने डाउनलोड करने के लिए दिए वो अमेंडेड नोट्स है और मेरे पास फिलहाल डाउनलोडेड अमेंडेड नोट्स नहीं है। तो ये चीज को कृपया आपने अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, लेट्स गो। ठीक है, होल्ड, या फिर मैं डाउनलोड ही कर लूं। एक मिनट देना मुझे, मैं डाउनलोड ही कर लेता हूं। मुझे एक मिनट देना सिर्फ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, सो नियरली हमको 2-3 लेक्चर्स लगेंगे एलएलपी एक्ट को खत्म करने के लिए। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। सो आई होप सो सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आ जाइए बच्चों। लेट्स गो गाइस, शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, सो टुडे वी आर मूविंग फॉर एलएलपी एक्ट, और एलएलपी एक्ट का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। ठीक है, अब सबसे पहले एलएलपी एक्ट शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे दूं कि एलएलपी एक्ट है क्या। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। मतलब एलएलपी एक्ट की नीड क्या है, ये अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब इसकी नीड क्या है। लॉ का मैराथन होगा और वो नियरली 20-25 तारीख के आसपास होगा। ठीक है, डोंट वरी। सो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एलएलपी एक्ट की नीड क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, एलएलपी एक्ट के अंदर
वो ये है कि भाई साहब कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स पार्टनरशिप होगा केस स्टडी बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट, ठीक है। सो सबसे पहली चीज यह है कि भाई साहब एलएलपी एक्ट की जरूरत क्या है, 2008 में एलएलपी एक्ट क्यों लाया गया, यहां से हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में क्या फर्क है। जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में क्या फर्क है। अगर आपको याद होगा तो पार्टनरशिप एक्ट में मैंने कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस पेंडिंग रखा था, तो उसके लिए जरा हम जाते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो हमारा कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस बाकी था जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप का, उस डिफरेंस को हम थोड़ा सा यहां पे लेते हैं, ठीक है। इसको हमने पेंडिंग में रखा था अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। और मैंने बोला था कि कंपनीज एक्ट होने के बाद में हम पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच का डिफरेंस समझेंगे, सो अगर आपको समझ में आए कि भाई साहब क्या इसके बीच में फर्क है, तो आप पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आ जाइए, दैट इज पेज नंबर है आपका 3.5, उसके ऊपर आ जाइए तो समझ में आएगा। नाउ सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आना जरूरी है वो ये है कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में फर्क क्या है। इन दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा तो हम इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मार्क करेंगे, और उससे हमको समझ में आएगा एलएलपी एक्ट हमको क्यों पढ़ना है। मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस है, थोड़ा सा बने रहिएगा। सबसे पहले लीगल स्टेटस, पहला, फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म ये लीगल एंटिटी नहीं है, इसका कोई लीगल पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है। इसकी पर्सनालिटी इसके पार्टनर से कुछ अलग ज्यादा नहीं मानी जाती, वैसे होती है नाम के लिए, पर पार्टनर से ज्यादा कुछ अलग पर्सनालिटी, इसके ऐसी भयंकर अलग पर्सनालिटी नहीं मानी जाती। ये चीज को आपको पता होना चाहिए, आई होप सो ये चीज आपको पता भी होगी, ठीक है। लेकिन कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। हमने कंपनी के कैरेक्टर्स के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी वर्डिंग पढ़ा हुआ था, हमने बोला था कंपनी अलग और हम अलग, ठीक है। सॉलमन वर्सेस सॉलमन वाली केस में भी हमने ये देखा था। दूसरा, एजेंसी, इनफॉर्म एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनरशिप का कैरेक्टर है। कंपनी में मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर, जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है वो दूसरे शेयर होल्डर का एजेंट नहीं है। हालांकि कंपनी के केस में मेंबर्स मतलब कंपनी का एजेंट जो होता है वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कंपनी के एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बोले एक बार जैसे एजेंट्स, ये चीज को आपने याद रखना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है फर्म का मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, देयर इज नो सच कंपल्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग मेंबर्स। मेंबर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहिए तो आप रिजर्व्स में डाल सकते हो, चाहिए तो उसको जमा करके रख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ये अनलिमिटेड है। घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने सब दांव पे लग जाएंगे आपके। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पूरी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाती है पार्टनर की। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है और जितना आपने शेयर कैपिटल लगाया उतना ही आपको लाइबिलिटी पे करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, कुछ कंपनीज है जहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो हमने अनलिमिटेड कंपनीज देखे, पर वो काफी रेयर है। पर मेन जो कंपनीज होती है लिमिटेड। ये सबसे स्टार मार्क इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपके कंपनी का, ये सबसे स्टार मार्क इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। प्रॉपर्टी, फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको जॉइंट स्टॉक बुलाता है, मतलब पार्टनर की प्रॉपर्टी होती है, पर कंपनी की प्रॉपर्टी हमने देखा था कैरेक्टर सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और हम इसके साथ में डिविडेंड और रिफंड ऑफ कैपिटल भी देते हैं। फिर उसके बाद में पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। एक पार्टनर खुद के शेयर दूसरे को नहीं दे सकता, पर कंपनी में एक कंपनी खुद के शेयर दूसरे, एक शेयर होल्डर खुद के शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। भैया कंपनी तो लिस्टेड रही तो भैया स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते, हर सेकंड शेयर ट्रेड होते रहता है। फिर मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में पार्टनर ही मैनेजमेंट है, पार्टनर ही मैनेजमेंट है। कंपनी के अंदर मेंबर्स अलग होते हैं, हमने देखा था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। मेंबर एंजॉय करेंगे, अटेंड करेंगे जनरल मीटिंग वगैरह, पर उनके भी हाथ पे काम जो करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। कंपनी पिक्चर में आ ही नहीं सकता बिना रजिस्ट्रेशन के। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम। कंपनी लीगल पर्सन है तो एनसीएलटी के अप्रूवल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के सिवा डिसॉल्व नहीं हो सकती। नंबर ऑफ मेंबरशिप,
पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 से 100 मेंबर हो सकते हैं। 50 मेंबर्स नॉर्मल पार्टनरशिप में, बैंकिंग पार्टनरशिप वगैरह रहा तो 100 मेंबर्स हो सकते हैं। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर हो सकते हैं, और पब्लिक में तो भैया इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, जब पार्टनर मर जाएगा, रिटायर हो जाएगा, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। हमने देखा एग्जिट ऑफ पार्टनर से भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। कंपनी में मेंबर चाहे आए जाए, डायरेक्टर चाहे आए जाए, कंपनी युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। सो ये डिफरेंस हमने अभी इसलिए देखा क्योंकि हमने पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक का डिफरेंस नहीं देखा था, ये कवर हो गया। अब देखो, इसी डिफरेंस से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और वो मैं समझाना चाहूंगा एलएलपी में। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जो डिफरेंस देखा पार्टनरशिप और कंपनी का, वो मैं आपको एलएलपी के अंदर भी समझाना चाहूंगा। बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अगर मैं यहां पे एक साइड लिखूं पार्टनरशिप फर्म, और दूसरे साइड अगर मैं लिखूं एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर फर्म, या दूसरे साइड में लिखूं कंपनी, तो देखो पार्टनरशिप की कुछ एडवांटेजियस चीजें हैं, कंपनी की कुछ एडवांटेजियस चीजें हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म की एडवांटेजियस चीज क्या है भैया? सेंट्रलाइज कंट्रोल है, सेंट्रल कंट्रोल है। स्कैटर्ड कंट्रोल नहीं है, मेंबरशिप जैसा नहीं है कि डिसीजन मेकिंग के लिए जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ती जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रलाइज कंट्रोल है। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब होता है कि एकदम सेंटर में कंट्रोल है, 4-5 पार्टनर मिलकर ही सब संभाल रहे हैं। ठीक। पार्टनरशिप का दूसरा एडवांटेज है कि पार्टनर्स ही मैनेजमेंट करते हैं, पार्टनर ही मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, पार्टनर ही मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, इसके वर्सेस कंपनी का एडवांटेज क्या है? सिमिलर सब्जेक्ट के ऊपर कंपनी का एडवांटेज क्या है? बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो समझ में आएगा बच्चों, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसके बदले में कंपनी का एडवांटेज क्या है? कंपनी का एडवांटेज है स्कैटर्ड। देखो, कंपनी में भली स्कैटर्ड कंट्रोल हो, मेंबर बहुत सारे हो, पर कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर को जब लगे वो शेयर ट्रांसफर करके कंपनी से छूट सकता है। यहां पार्टनर मैनेजमेंट देखता है पार्टनरशिप फर्म में, तो कंपनी में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है, सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। अगर मैं बोलूं तीसरा वाला एडवांटेज पार्ट, मतलब देखो सेम सब्जेक्ट के ऊपर हम दोनों के एडवांटेज लिख रहे हैं। तीसरा वाला एडवांटेज बोलूं तो मैं पार्टनरशिप में बोल सकता हूं जॉइंट स्टॉक होता है, जॉइंट असेट्स होता है पार्टनरशिप के अंदर, जॉइंट असेट्स। हालांकि एलएलपी के असेट्स सेपरेट असेट्स हो सकते हैं, सेपरेट असेट होते हैं एलएलपी के। कंपनी के जैसे सेपरेट असेट होते हैं वैसे एलएलपी के सेपरेट असेट होते हैं। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। पार्टनरशिप में डिसएडवांटेज एक है कि भैया लाइबिलिटी ऑल पार्टनर्स विल पे, ऑल पार्टनर पर्सनल लाइबिलिटी होता है, पर्सनल लाइबिलिटी। कंपनी का एडवांटेज यह है कि कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब जब ये सभी एडवांटेज देखे गए, अच्छा पार्टनरशिप अगर बोले तो लिमिटेड टाइम के लिए चला सकते हो आप, लिमिटेड टाइम के लिए अगर आपको कोई वेंचर चलाना है तो पार्टनरशिप के लिए आप चलाओ, लिमिटेड टाइम के लिए चलाओ। ठीक है, लेकिन कंपनी का एक एडवांटेज इसके बदले में है परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, पार्टनरशिप में एडवांटेज ये है कि भाई साहब सभी मेंबर्स पर्सनली कंट्रोल करते हैं, तो फर्म का कोई वजूद ही नहीं है। पार्टनर्स हैव आइडेंटिटी, पार्टनर हैव आइडेंटिटी, ये तो एडवांटेज है ना। पार्टनर है आइडेंटिटी, पार्टनर की खुद की आइडेंटिटी होती है, फर्म की तो एज गुड एज नहीं होती। कंपनी के अगर मैं एडवांटेज बोलूं, अगर मैं कंपनी के केस में बोलूं कि एडवांटेज क्या है, तो मैं बोल सकता हूं सेपरेट आइडेंटिटी है कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर मैं आपको बोलूं तो पार्टनरशिप के सभी एडवांटेजेस को और कंपनी के सभी एडवांटेजेस को, अगर मतलब लोगों ने सोचा यार कितना अच्छा होगा कि सेंट्रलाइज होल्डिंग रहे, कंट्रोल भी अच्छा रहे, सेंट्रलाइज होल्डिंग हम रखे, कंट्रोल भी अच्छा रखे और शेयर भी अच्छे से ट्रांसफर हो पाए। कैसा लगेगा आपको कि भैया ये सब एडवांटेज एक साथ मिले, कि भैया सेंट्रलाइज होल्डिंग है पर जब चाहे तब शेयर ट्रांसफर कर सके। मतलब आपने और मैं, आप और मैं फर्म में हूं, हमारा सेंट्रलाइज होल्डिंग है, दो ही लोग मिलकर फर्म हैंडल कर रहे हैं, और जब आपके मन में आया आप आपके शेयर किसी को अगर चाहे तो ट्रांसफर कर पाओ, आपको पैसे की जरूरत पड़ी किसी को शेयर ट्रांसफर करवाओ। कितनी अच्छी बात है।
आज देखो पार्टनरशिप में पार्टनर हम दोनों ही मैनेज कर रहे हैं, और जब हमको जरूरत पड़े हम मैनेजमेंट किसी और को भी दे पाए। ठीक है, हम मैनेज तो कर ही रहे, पर हमको जरूरत पड़े तो हम सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट भी कर पाए। तीसरा, हमारी असेट ज्वाइंट है, पार्टनरशिप में हमारी असेट ज्वाइंट है, पर एट द सेम टाइम हम चाहे तो असेट भी सेपरेट कर पाए। हम अभी सभी लाइबिलिटीज पर्सनली लेते हैं, पर कितना अच्छा होगा अगर हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड बन जाए। पार्टनरशिप हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं कि भैया एक मुझे बिल्डिंग बनानी है, हमने पार्टनरशिप फर्म खोला, बिल्डिंग बना ली। पर कितना अच्छा होगा कि हमारी लाइबिलिटी के ऊपर भी सॉरी डीएट लिमिटेड टाइम के लिए कितना अच्छा होगा कि ऐसी हम बिल्डिंगें बहुत सारी बनानी है, टाउनशिप बनानी है, तो परपेचुअल सक्सेशन रखे। पार्टनर की खुद की आइडेंटिटी पार्टनरशिप में यूज होती है, कितना अच्छा होगा कि हमारे फर्म की आइडेंटिटी, हमारे एंटिटी की आइडेंटिटी अलग भी रहे। तो इन सभी एडवांटेजेस को कंबाइन करके बनाया जाता है एलएलपी। एलएलपी बनाया इसलिए गया है क्योंकि पार्टनरशिप के जो प्रॉब्लम्स थे वो बाजू में निकाल लिए, कंपनी के जो प्रॉब्लम्स थे बाजू में निकाल लिए, दोनों को इकट्ठा कर लिया, दोनों के एडवांटेजेस मतलब प्रॉब्लम्स को कर दिया बाजू में और एडवांटेजेस को कर दिया साथ में। यह है भैया एलएलपी, यह है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलपी का मकसद ही यह है, आप पार्टनरशिप के मेन फीचर उठा लो, कंपनी के अच्छे अच्छे फीचर उठा लो, दोनों मिक्स कर दो, वही एलएलपी एक्ट के प्रोविजन है। मतलब समझने में इतना आसान एक्ट है कि आप पार्टनरशिप के मेन फीचर उठा लो, कंपनी के मेन फीचर उठा लो, बन गया आपका एलएलपी एक्ट। इट इज दैट इजी, इट इज दैट इजी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? आइडिया आ रहा है कि एलएलपी क्या है? पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेज जमा करो, कंपनी के एडवांटेज जमा करो, भाई साहब जमा करके एक एक्ट लिख दो, एलएलपी एक्ट बन जाएगा 2008। ठीक है, समझ में आया? क्या कमेंट करना और ये फटाफट लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। लिखना हो जाए डन बोल दीजिएगा।
डन एवरीबॉडी, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोल दिया कि भैया पार्टनरशिप एक्ट ये क्या है और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या क्या दिया गया है, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। अब जरा पार्टनरशिप एक्ट को शुरू करते हैं, बड़े अच्छे से एलएलपी एक्ट जो है उसको शुरू करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि एलएलपी एक्ट और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसको मैं शुरू ही करना चाहूंगा लास्ट पेज से, मतलब आप सीधा आ जाइए पेज नंबर 4.19 पे एंड 4.20 पे कि एलएलपी और फर्म और एलएलपी और कंपनी के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। उसके लिए मैं पहले ओवरऑल एलएलपी का स्ट्रक्चर मेंशन करके रखता हूं कि एलएलपी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी चार्ट को एक्सटेंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एलएलपी की अगर मैं बात करूं, देखो बात को समझो, अगर मैं एक जगह पे लिखूं फर्म, फर्म में मैं लिखूं होते हैं पार्टनर्स, फिर एक जगह मैंने लिखूंगा एलएलपी, एलएलपी में भी होते हैं पार्टनर्स, और एक जगह मैं लिखूंगा कंपनी, ठीक है। फर्म में इशू क्या है, पार्टनर्स ही ओनर्स है, पार्टनर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मैनेजमेंट है, पार्टनर ही खुद एम्प्लॉइज है, मतलब पार्टनर ही भाई साहब सब कुछ कर रहे हैं जीवन में। यह फर्म का प्रॉब्लम है कि जो चाहिए सब पार्टनर करेंगे जीवन में, यह फर्म का इशू है। अगर आप कंपनी को देखो, अगर आप कंपनी को देखो तो कंपनी में पहले भाई साहब डिवीजन है, लोग बाद में आते, कंपनी में पहले डिवीजन है, कंपनी में पहले ओनर अलग कर देते हैं, कंपनी में मैनेजमेंट अलग कर देते हैं और कंपनी में वर्किंग अलग कर देते हैं। ये पहले ही अलग कर देते हैं भाई साहब। जो ओनर करके आते हैं उन्हें मेंबर बोलते हैं या उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, जो मैनेज करने आते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम दे देते हैं, जो वर्किंग करने आते हैं उनको एम्प्लॉय या वर्कर्स के नाम से जान लेते हैं। मतलब देखो बेसिक पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस क्या है। जीवन में हट चलता ही नहीं है। ओके, सो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बात को थोड़ा सा समझिएगा बड़े अच्छे से। पार्टनरशिप फर्म में अगर आप देखोगे तो पहले पार्टनर्स आते हैं, फिर उनका डिवीजन होता है। कंपनी में पहले डिवीजन होता है और डिवीजन के हिसाब से लोग आते हैं। अब अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो कंपनी का स्ट्रक्चर देखने में अच्छा है, पर पार्टनरशिप का सेंट्रलाइज कंट्रोल के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल चाहिए, सेंट्रल कंट्रोल चाहिए तो पार्टनरशिप अच्छा है। अगर आपको स्कैटर्ड कंट्रोल चाहिए तो आपका कंपनी अच्छा है। तो एलएलपी का फिर क्या करे, तो एलएलपी में क्या क्या है, एलएलपी में दिमाग लगाया है। एलएलपी में सेपरेट किया है पहले ओनर्स को, एलएलपी में भी सेपरेट किया है पहले ओनर्स को, मतलब पार्टनर्स ही है उनको ही सेपरेट कर दिया है दो पार्ट में, एक ओनर्स और दूसरा मैनेजमेंट, ठीक है, और तीसरा दैट इज वर्किंग, ठीक है। और बोला है जो पार्टनर्स है वो सब तो ओनर्स है ही है, जो पार्टनर्स है वो तो ओनर्स है, पर इन्हीं पार्टनर्स को अगर कंट्रोल चाहिए, इन्हीं पार्टनर्स को खुद का कंट्रोल चाहिए, तो उनमें से ही कुछ लोगों को, देखो उनमें से ही कितना एडॉप्शन है, उनमें से ही कुछ लोगों को डीपी घोषित कर दो। डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, डिस्प्ले पिक्चर नहीं व्हाट्सएप वाला, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर घोषित कर दो। डेजिग्नेटेड इनको घोषित कर दो, डेजिग्नेटेड पार्टनर इनको घोषित कर दो भाई। ये बोला गया है ऑलरेडी कि इनको डेजिग्नेटेड पार्टनर घोषित कर दो, इसे मैनेजमेंट देखेंगे। और फिर उस डेजिग्नेटेड पार्टनर के नीचे आप एम्प्लॉइज को लेके आओ, उन डेजिग्नेटेड पार्टनर के नीचे आप वर्कमैन को लेके आओ, वो उनसे काम करवाएंगे। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल अपॉइंट एम्प्लॉय वर्कमैन, मतलब जो पार्टनर्स है वो सिर्फ इन्वेस्टर है। डेजिग्नेटेड पार्टनर आर इन्वेस्टर एज वेल एज मैनेजर्स, इन्वेस्टर एज वेल एज मैनेजर, इन्वेस्टर प्लस मैनेजर्स है ये इन्वेस्टर भी है साथ में मैनेजर भी है, प्लस मैनेजर। डेजिग्नेटेड पार्टनर ये है इन्वेस्टर प्लस मैनेजर, और उनके नीचे वो अपॉइंट कर ले एम्प्लॉय वर्कमैन को। तो देखो पार्टनरशिप ने बेस्ट ऑफ द फीचर उठा लिया, पार्टनरशिप फर्म का सेंट्रलाइज कंट्रोल भी उठा लिया एंड कंपनी का स्कैटर्ड कंट्रोल भी उठा लिया, इनमें स्ट्रक्चर बना दिया कि समझो पार्टनरशिप फर्म के अंदर 10 पार्टनर आ रहे हैं, 10 पार्टनर,
कितने पार्टनर्स आ रहे हैं? 10। उसमें से बोल दिया कि भैया मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे, बचे हुए सिर्फ इन्वेस्टर रहेंगे। तो एक मस्त स्ट्रक्चर यहां पे आपका एलएलपी का बन सकता है। ठीक है, चलिए तो ये भी लिख के रखिए। समझ में आया क्या? जरूर बोलिएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर पार्टनर्स ही होते हैं, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर होंगे, इसलिए वो बीच में प्लस लगाया है ना मैंने, है ना। लखनऊ साहब डन कर दीजिएगा प्लीज। डन एवरीबॉडी, बहुत ही सही, शानदार, तूफान। अब आ जाइए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सबसे एंड वाले पेज पे 4.19 4.20 के ऊपर आ जाइए स्ट्रेट अवे। ठीक है, फटाफट फटाफट सीधा डिफरेंस से समझ में आते हैं। ये पढ़ लिया कि आपका आधा पार्टनरशिप एक्ट इसी में खत्म हो जाएगा, आधा पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट इसी में खत्म हो जाएगा अगर आपने ये पढ़ लिया तो, आधा एलएलपी। लेट्स गो। सबसे पहले एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बीच का डिफरेंस है। एलएलपी एक्ट, एलएलपी इज रेगुलेटेड बाय एलएलपी एक्ट 2008।
पार्टनरशिप इज रेगुलेटेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी जैसा स्ट्रक्चर है। पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मैंने बोला अच्छी चीजें उठाओ, तो कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो एलएलपी भी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, पार्टनरशिप नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, मैंने बोला था एलएलपी। पार्टनर, ग्रुप ऑफ पर्सन विथ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। क्रिएशन, ये एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है, ये क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज होता है। एलएलपी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अच्छी बात है, एडवांटेज है, करना चाहिए। पार्टनरशिप में वॉलेंट्री है, करो मत करो, हमने देखा था पार्टनरशिप बाय एस्टेबल बाय कंडक्ट, नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप किसी के ऊपर भी सू नहीं कर सकता, याद आया। फिर उसके बाद में परपेचुअल सक्सेशन बाय डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। मैंने बोला था कि पार्टनर चाहे आए जाए, मेंबर चाहे आए जाए, फर्म चलती रहनी चाहिए, तो डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। एलएलपी चलता जाएगा जीवन में, कंपनी का बेस्ट फीचर उठाए, गोइंग कंसर्न। लेकिन फर्म में डेथ वेथ हो गया, रिटायर हो गया, किसी ने छींक भी दिया, आज छू, तो भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। क्लियर है? नेम, एलएलपी के नाम में एलएलपी वर्ड आएगा, पार्टनरशिप के नाम में ऐसे कोई जरूरत नहीं है, नेम एज पर चॉइस रख सकते हैं, एंड कंपनी वगैरह। एलएलपी में लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड लाइबिलिटी है, यहां अनलिमिटेड लाइबिलिटी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन दाव पे लग जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैन बाइंड एलएलपी, हर पार्टनर एलएलपी के लिए जिम्मेदार है। पार्टनरशिप में ईच पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर एंड द फर्म एज वेल। एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए मैनेजमेंट संभालने के लिए, पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एलएलपी का कॉमन सील होता है, अच्छा सोचो जीवन में तुम नालायक लोगों, कॉमन सील मतलब एलएलपी का स्टैंप होता है, कंपनी का बेस्ट कैरेक्टर उठाए, कंपनी की सिग्नेचर उठाइए। पार्टनरशिप फर्म में कोई कॉमन सील नहीं होता। लीगल कंप्लायंसेस, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंसेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। एलएलपी में एनुअल फाइलिंग, एनुअल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं। पार्टनरशिप में इस सब की कुछ जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल आप बैलेंस शीट, कोई रजिस्ट्रार और फर्म को कोई भी फाइलिंग नहीं देना है, खुद का बैलेंस शीट पीएनएल बनाओ, बहुत हो गया। फॉरेन नेशनल भी एलएलपी में आ सकते हैं, फॉरेन नेशनल फर्म में नहीं आ सकते, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप नहीं बना सकते। माइनर, ये नॉर्मली कैनॉट बी पार्टनर इन एलएलपी, लेकिन माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जस्ट होल्ड। अच्छा, अरे हो घेऊन जा, घेऊन जाई, हीच आहे ना, हीच आहे हो, फोटो काढून पाठवून विचारून घे पहले, ठीक है, चलेगा। सो पार्टनरशिप में माइनर, एलएलपी में माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर हो सकता है, स्लीपिंग पार्टनर, उसकी लाइबिलिटी ना है तो देखो सिंपली ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है, ये सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि एलएलपी के एडवांटेज और पार्टनरशिप क्या क्या है। एलएलपी के एडवांटेज और पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज बोले हैं सिंपली, मतलब आपको ये भी सवाल अगर किसी ने पूछा ना व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी ओवर पार्टनरशिप, पूरा लिख डालना ही, सेम लिखने का, सेम डिफरेंस, कि एडवांटेज इधर लिखना एलएलपी एडवांटेज, इधर पार्टनरशिप डिसएडवांटेज, सेम डिफरेंस ठोकने का। उन्होंने पूछा एलएलपी पार्टनरशिप डिफरेंस, ये लिख डालने का। सो दिस इज द ओनली थिंग, ये चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। फिर तुम देखो एलएलपी और कंपनी के बीच का डिफरेंस। अब इसमें एलएलपी के एडवांटेजेस हम देखेंगे ओवर कंपनी के डिसएडवांटेजेस, ठीक है। देखिए समझ में आएगा आपको, दोनों के बेस्ट फीचर उठाए हैं। ये एलएलपी एक्ट में बनता है, ये कंपनीज एक्ट में बनता है, पता है। पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी नोन एज पार्टनर, यहां जो कंट्रीब्यूट करता है उसे मेंबर कहेंगे, का फालतू डिफरेंस है। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में होता है। कंपनी का इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये कंपनीज एक्ट से गवर्न होता है, मतलब यहां लॉ लग जाएंगे, लॉ लग गए, यहां एग्रीमेंट लगेगा, एग्रीमेंट से भी हो सकता है काम। एलएलपी के नाम में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी आता है, फर्म के नाम में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड आता है। एलएलपी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है एलएलपी के अंदर, लेकिन कंपनी के अंदर देखो लिमिट आ गई भाई, मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200, पब्लिक में 7 और इनफाइनाइट, और फिर अलग अलग लिमिट। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट एग्रीड टू बी कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन द शेयर्स, ठीक है। मैनेजमेंट, बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैनेज बाय पार्टनर, पार्टनर बिजनेस मैनेज कर रहे हैं इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहां अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आपने सिलेक्ट किया, मतलब थर्ड पार्टी से बिजनेस मैनेज हो रहा है।
यहाँ मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, यहाँ 2 डायरेक्टर 3 डायरेक्टर, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर, पब्लिक में 3 डायरेक्टर, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो ये भी है एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी ओवर कंपनी। और मैं आपको बोलूं एलएलपी बनाया है कंपनीज का फीचर ज्यादा लेके और पार्टनरशिप का फीचर कम लेके, ठीक है। बस ये आपको समझ में आ गया, आधा एलएलपी यही खत्म है, आधा एलएलपी यही खत्म है, ये आपको समझ में आ गया, आधा एलएलपी आपका गायब हो गया कंसेप्चुअली, ठीक है। फिर सिर्फ रीडिंग या फॉर्मेलिटी बच जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने मार्किंग किया है, सबको समझ में आया कि मुझे जरूर बोलिएगा प्लीज, सबको झेपा बुझा मुझे जरूर बोलिएगा। ठीक है, समझ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आपके पहले 2-3 पेजेस यही बोला है एलएलपी क्या है, कहां लगता है और कहां से चलता है, मतलब पेज नंबर 4.2 तक के आपको टाइम पास ही दिया है, जो मैंने अभी तक आपको बोला वही सब चीजें 4.1 4.2 में दी है। तो इसको आराम से होमवर्क में पढ़ना, एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट वाला एरिया नहीं है, ये एकदम आराम से इसको पढ़ते रहना, जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया वही पूरा पेज नंबर 1 और 2 में दिया है। अब आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर, जो थोड़ा काम का हो सकता है, इसलिए हम पढ़ते हैं साथ में। पहले बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट 2 सबसेक्शन डी में दिया है, अभी हमने पढ़ा कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो एलएलपी में क्या क्या आता है। इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट includes LLP registered under Act, LLP incorporated outside India, a company incorporated outside India, but does not include corporate sole, corporation sole, cooperative society, ये इंक्लूड नहीं होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है, हाँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट other than not being company by limited liability as defined by central government। मतलब अगर आप मुझे पूछो तो बॉडी कॉर्पोरेट का यहां पे मैं डेफिनेशन का डायग्राम दे दूंगा फटाफट। बॉडी कॉर्पोरेट 2 सबसेक्शन नंबर डी में, तो बॉडी कॉर्पोरेट में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो बॉडी कॉर्पोरेट में उन्होंने इंक्लूड किया है सबसे पहले कंपनी अंडर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, समझ में आया, तो ये उन्होंने इंक्लूड कर लिया भाई साहब, ठीक है। उसके बाद में एलएलपी रजिस्टर्ड, ये पहले सेक्शन 3 ऑफ 1956 में था, अभी 2013 में आया है, ठीक है, वही उन्होंने लिखा है। एलएलपी रजिस्टर्ड, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, तो सेकंड वाला आएगा एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, डिवाइड करो 2 पार्ट में, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये भी आपका आ गया बॉडी कॉर्पोरेट में। नेक्स्ट वाला तीसरा बोला है डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन सोल, मतलब सोल कॉर्पोरेशन है, सोल कॉर्पोरेशन मतलब नॉर्मली एखादा कॉर्पोरेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे बनाए एक ही मेंबर ने, तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही मेंबर वाला कॉर्पोरेशन यहां पे हम बॉडी कॉर्पोरेट में कवर अप नहीं करते। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगा, अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं यहां लिखना चाहूंगा डज नॉट इंक्लूड इसके अंदर 3 लोग आएंगे, सोल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट एज पर सीजी, जो बॉडी कॉर्पोरेट बाय सीजी ने बोले हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ये है आपका बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, सिंपल एकदम, लिख लीजिए फटाफट, गो फॉर इट फास्ट।
चल लिखना हो जाए डन बोल दीजिएगा प्लीज, प्लीज से डन आफ्टर राइटिंग। डन एवरीबॉडी। नेक्स्ट, जाते हैं आगे। बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के बाद बिजनेस के डेफिनेशन, अब हद हो गई जीवन में बिजनेस के डेफिनेशन पढ़े, बट फिर भी मार्क कर लो। चलो, एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन बिजनेस है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स अ पार्टनर डेजिग्नेटेड सच परसुएंट टू सेक्शन 7। एंटिटी, फालतू फालतू डेफिनेशन दिए हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर तो ठीक है हमने देख लिया, एंटिटी ये नहीं पढ़ना जीवन में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, अब जीवन में यही बचा है जीवन में कि फाइनेंशियल ईयर क्या है पढ़ेंगे। ओके, इसके लिए फाइनेंशियल ईयर समझने के लिए एक छोटा सा चीज अपने को यहां पे जरूरी है। देखो फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इसमें फाइनेंशियल ईयर को आप डिवाइड कीजिए, मतलब इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो मैं पहले लिखना चाहूंगा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कंपनीज एक्ट में भी सेम होता है। फाइनेंशियल ईयर को डिवाइड कीजिए दो पार्ट में, पहला है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर को एफवाई बोलते हैं हम, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स। अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स तो हमें ऑलरेडी कंफर्म है कि भैया 1 अप्रैल, 1 अप्रैल किसी भी ईयर का, ठीक है। 1 अप्रैल XX मतलब किसी भी ईयर का से लेके 31 मार्च XY। 1 अप्रैल किसी भी ईयर का तो 31 मार्च XY इज अ नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर, ये हमें ऑलरेडी पता है। जैसे 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026, ये तो हमें पता है। व्हाट इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को डिवाइड करो दो पार्ट में। इफ LLP formed before 30th September of calendar year, और दूसरा if LLP formed after 30th September of calendar year, कैलेंडर ईयर के 30 सितंबर के पहले या 30 सितंबर के बाद अगर बना LLP तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आपका LLP बना, लेट्स से आपका LLP बना 1 जून 2025 को, 1 जून 2025 को आपका LLP फॉर्म हुआ, तो आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? तो बोला है 1 जून 2025 से लेके, क्योंकि इस दिन बना, यहां से लेके 31 मार्च 2026, दिस इज योर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा 1 जून 2025 से लेके 31 मार्च 2026। लेकिन समझो फॉर एग्जांपल आपका LLP बना है, आपका LLP बना है लेट्स से 1 दिसंबर 2025 को, 1 दिसंबर 2025 को आपने LLP फॉर्म किया। अब क्या आप 1 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2025 बनाओगे? 4 महीने का आप फाइनेंशियल ईयर बनाओगे? सिर्फ 4 मंथ्स का? इसमें तो कोई सेंस नहीं है, सिर्फ 4 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर। तो बोला गया है कि आपका फाइनेंशियल ईयर ये लंबा जाएगा, 1.5 साल तक जा सकता है ये लंबा। तो ये रहेगा 1 दिसंबर 2025 से उसके अगले साल का 31 मार्च 2027, मतलब 1 दिसंबर 2025 से 1 दिसंबर 2026, ये पूरा 1 साल, उसके ऊपर 4 महीने। ये आपका पहला फाइनेंशियल ईयर रहेगा। मतलब अगर 30 सितंबर के पहले कंपनी बनी तो 31 मार्च, लगेज इमीडिएट नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च, और अगर 30 सितंबर के बाद कंपनी बनी, 30 सितंबर के बाद बनी, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर उसका नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च, ठीक है। मतलब देखो अब इसके अंदर कैलेंडर ईयर कौन से कैलेंडर ईयर में बना था? 2025 में, उसका +1 नेक्स्ट कैलेंडर ईयर तो 2026, 2026 में डेट आ गया। लेकिन 30 सितंबर के बाद बनी तो कैलेंडर ईयर कौन सा है? 2025 +1 ईयर, +1 ईयर इज इक्वल टू 2027। तो देखो 2027 में आपका 31 मार्च, ये चीज को आपने याद रखना है। तो 2026 + 2027, क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने याद रखना। यह है फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन, चाहिए तो लिख लीजिए। समझ में आएगा जरूर बताइएगा, गो फॉर इट फास्ट, क्योंकि छोटू सा 4 महीने का 5-6 महीने का फाइनेंशियल ईयर नहीं बनता, इसलिए उसको 1.5 साल का कर दिया है, ठीक है। और ये सिर्फ पहले के लिए है, फर्स्ट के लिए, ठीक है।
चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार। तो फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन हुआ। अच्छा 30 सितंबर क्यों? क्योंकि 30 सितंबर ये फाइनेंशियल ईयर का मिड होता है। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो 30 सितंबर का मिडल डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, 6 मंथ्स वहां से डिफरेंशिएट होते हैं, इसलिए 30 सितंबर ही लिया है। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। फिर बोला है फॉरेन एलएलपी, कुछ काम का डेफिनेशन नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है, कुछ काम का नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कुछ काम का नहीं है। फिर पार्टनर्स, ये भी पढ़ लेना आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हमने स्मॉल कंपनी देखा था, याद है आपको, स्मॉल कंपनी, उसी पे हिसाब से स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। ठीक है, सेम डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी जैसा स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक बार इसको पढ़िए, एक बार इसको पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको रीड कीजिए और मुझे बताइए क्या होना चाहिए। गो फॉर इट फास्ट। अगर तुम्हारे नोट्स में नहीं है तो मैंने जो नोट्स आपको शेयर किए हैं व्हाट्सएप के ऊपर ये लेक्चर शुरू करने के पहले, वो उसी लिए शेयर किए हैं क्योंकि ये तुम्हारे नोट्स में नहीं है। नहीं तो वो नोट्स मैंने व्हाट्सएप के ऊपर तुम्हें क्यों शेयर किए नालायक बच्चों हैं? वो नोट्स क्यों शेयर किए? उसके अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो शेयर किया क्योंकि अमेंडमेंट है और तुम्हें अमेंडेड पढ़ना जरूरी है, तो उस नोट्स के अंदर दिया है। तो यहां दिया है तो यहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां दिया है तो यहां से पढ़ लीजिए एक बार। गो फॉर इट फास्ट, फटाफट फटाफट रीड कर लीजिए। स्मॉल कंपनी याद है, स्मॉल कंपनी जैसा ही स्मॉल एलएलपी का है। हाँ है ना, फटाफट फटाफट शुरू कर दीजिए। चलो डन है एवरीबॉडी, हो जाए तो डन बोल दीजिएगा। पढ़ना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा प्लीज। स्मॉल चाहिए तो मैं यहां पे डेफिनेशन दिखा देता हूं। ठीक है, पढ़ना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा प्लीज। गो फॉर इट फास्ट। पढ़ना हो जाए तो डन बोल दीजिए। डन। चलो डन गाइस। विजय सर का आइडिया नहीं है बेटा मुझे कितने बजे से, ग्रुप पे मैसेज आएगा अगर रहेगा तो। चलो
अब हमने स्मॉल कंपनी का एक डेफिनेशन देखा था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोला है, द कॉन्ट्रीब्यूशन विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख और 5 करोड़ एंड टर्नओवर विच डज नॉट एक्सीड 40 लाख नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़, ठीक है। तो हमने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन देखा था, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको एक बार स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन दिखा दूं, ठीक है। बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो जाके समझ में आएगा। मैंने आपको स्मॉल कंपनी का बच्चों डेफिनेशन बोला था, ठीक है, और जिसके अंदर मैंने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बोल के आपको समझाया था कि स्मॉल कंपनी कैसे एलिसिट किया जाता है, कैसे स्मॉल कंपनी को निकाला जाता है, कैसे स्मॉल कंपनी को दिखाया जाता है। वो डेफिनेशन याद है आपको स्मॉल कंपनी का? जरा जाओ आपके बुक के अंदर, स्मॉल कंपनी का हमने डेफिनेशन एक लिखा था, उस डेफिनेशन को जरा चेक करके देखो फटाफट फटाफट, आ जाओ फटाफट, ठीक है। ये देखो, ये है स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन। मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाया था और मैंने बोला था स्मॉल कंपनी कौन सी है, जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में जो लिमिट सीजी सिलेक्ट करेगा वो लिमिट वाला उसका है। अगर आपने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन ठीक से नहीं पढ़ा है, वो लेक्चर नहीं देखा, तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बेस्ड ही है। सो 50 लाख से 10 करोड़ का जो लिमिट है उसमें से जो सीजी सिलेक्ट करेगा वो लिमिट तक के स्मॉल कंपनी रहेगी, याद है। और 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में जो टर्नओवर का लिमिट सीजी सिलेक्ट करेगा वो लिमिट तक के सभी कंपनी स्मॉल कंपनी रहेगी। और ये दोनों में एंड बोला था, और अभी की मैंने भी लिमिट दी थी कि अभी ये लिमिट 2 करोड़ और 20 करोड़ है, मतलब अभी जिन कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ के नीचे और टर्नओवर 20 करोड़ के नीचे है वो स्मॉल कंपनीज है। ये ऑलरेडी हमने देखा था, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है, ये ऑलरेडी देखा था। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं आपको एलएलपी एक्ट में बताऊं, मैं आपको कौन से एक्ट में बताऊं बोले एक बार से, एलएलपी एक्ट में, तो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा, ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा कि समझो भाई साहब कोई एलएलपी है, व्हाट इज दैट इज स्मॉल एलएलपी, व्हाट इज स्मॉल एलएलपी, अगर आप मुझे पूछो तो मैं उसको डिवाइड करना चाहूंगा 2 पार्ट में। जिन्होंने वर्ड यूज किया है कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन मतलब ओन कंट्रीब्यूशन में इसको कहना चाहूंगा, ओन कंट्रीब्यूशन मतलब जितना ये लेके आए हैं, पार्टनर्स लेके आए हैं, और दूसरा टर्नओवर, दूसरा टर्नओवर। अब जहां ओन कंट्रीब्यूशन जो है क्या है बोले एक बार से, ओन कंट्रीब्यूशन, ये ओन कंट्रीब्यूशन 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में है, मतलब ₹25 लाख टू 5 करोड़, ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये रेंज है, ओन कंट्रीब्यूशन का ये रेंज है। इसमें से सीजी विल सिलेक्ट लिमिट, सीजी विल सिलेक्ट क्या बोले एक बार से, लिमिट। जैसे सीजी ने फॉर एग्जांपल लिमिट सिलेक्ट कर लिया कि भैया 70 लाख, कितना से कर लिया 70 लाख, तो भाई साहब ₹0 से लेके 70 लाख वाली, ₹70 लाख तक की ओन कंट्रीब्यूशन वाली सभी कंपनी क्या हो जाएगी, स्मॉल, सभी कंपनी क्या हो जाएगी, स्मॉल। यही तो चीज है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो पता रहेगा तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और टर्नओवर की भाई साहब इन्होंने लिमिट, एंड है बीच में, एंड है, दोनों कंडीशन कंप्लाई करना है, 40 लाख से 50 करोड़, 40 लाख से 50 करोड़। सो यहां टर्नओवर बोला है ₹40 लाख टू ₹50 करोड़। अब ₹45 लाख टू 50 करोड़ इज अ रेंज, इसमें से सीजी विल सिलेक्ट लिमिट, सीजी विल लिमिट, फॉर एग्जाम्पल सीजी ने लिमिट कर दिया दैट इज 10 करोड़, कितना किया 10 करोड़, मतलब ₹0 से लेके 10 करोड़ रुपीस तक के जितनी भी कंपनी का टर्नओवर है वो सब स्मॉल हो जाएगी, और 70 लाख और 10 करोड़ के ऊपर वाली बिग, दोनों कंडीशन एट अ टाइम कंप्लाई करनी है। सो इट इज वेरी सिमिलर टू स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, सिर्फ वैल्यू चेंज है, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन। अब इसमें बच्चे पूछते हैं सर उधर 2 करोड़ और 20 करोड़ की लिमिट बोली गई थी, 2 करोड़ और 20 करोड़ की लिमिट तो वहां सर दी गई थी, यहां ऐसी कोई फिक्स लिमिट दी है क्या? तो ऐसी यहां पे कोई फिक्स लिमिट नहीं दी है, और वो लिमिट आपके सिलेबस में नहीं है। वहां 2 करोड़ 20 करोड़ की लिमिट दी थी, यहां ऐसी कोई भी फिक्स लिमिट नहीं है। अब वो 2 करोड़ 20 करोड़ की लिमिट भी चेंज हो गई, वो 4 करोड़ 40 करोड़ हो गई है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए है, पर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, वो फिलहाल तुम्हारे लिए 2 करोड़ और 20 करोड़ ही रहेगा। ये है आपका स्मॉल कंपनी का लिमिट। मैं चाहूंगा कृपया इसको लिख के रखिए, समझ में आएगा जरूर बोलिएगा।
चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका। सो दिस इज अ स्मॉल एलएलपी, ठीक है। स्मॉल एलएलपी के बाद में नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक्ट यहां पे नहीं लगेगा। फिर पार्टनर का डेफिनेशन दिया है, पढ़ लीजिएगा एक बार होमवर्क में। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी के अंदर, तो इसको पढ़ते हैं। एटलीस्ट 2 पार्टनर एलएलपी में होने चाहिए। इफ एट एनी टाइम रिड्यूस बिलो 2, अगर 2 से कम पार्टनर्स जीवन में हो जाते हैं, कभी जीवन में 2 से कम पार्टनर्स हो जाते हैं, तो 6 महीने तक एलएलपी वैसा का वैसा चल सकता है। 6 मंथ्स तक एलएलपी जैसा का वैसा चल सकता है। और उसके बाद में फिर भी अगर एलएलपी 2 पार्टनर से नीचे कम रहा, ठीक है, तो सभी पार्टनर, जो भी है पार्टनर, वो पर्सनली लायबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी अ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं एक। समझो 1 जून 2025 को तुमने एलएलपी शुरू किया और एलएलपी में टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स थे 5, लेट्स से टोटल 5 पार्टनर्स थे। ये पार्टनर्स जिंदगी मिलेगी ना दोबारा की ट्रिप के ऊपर निकल लिए। 1 सितंबर 2025 को इन पार्टनर्स ने सांड के आगे भागना शुरू कर दिया, ठीक है, सांड के आगे भागना शुरू कर दिया पार्टनर्स ने, बोले जिंदगी झंड ना होगी दोबारा। तो सांड के आगे भागे, उसमें से 4 पार्टनर्स भाई साहब निपट गए, 4 पार्टनर्स डेड हो गए। बचा भाई साहब सांड, एक ही पार्टनर, ठीक है, उसको भी सांड ने सिर के ऊपर उठा लिया, तो सांड के सिर पे बैठ गया, पीछे जाके बैठ गया, तो बच गया जीवन में। अब ये एक पार्टनर बचा है 1 सितंबर 2025 से, ठीक, यहां से 6 महीने तक चलता रहेगा भाई साहब। यहां से 1 मार्च 2025 तक के हम राह देखेंगे। 1 मार्च 2025 तक के ये 6 मंथ्स वाले पीरियड में, ये 6 मंथ्स जो है ना, हम इस 6 मंथ्स के पीरियड में राह देखेंगे कि कोई नया पार्टनर ऐड हो जाए। अगर ऐसा हुआ कि भाई साहब इस दिन भी एक ही पार्टनर बचता है, इस दिन एक ही पार्टनर बचता है, तो उस एक पार्टनर की लायबिलिटी उसके पूरे जीवन काल के लिए इसके बाद में अनलिमिटेड हो जाएगी। उसके पूरे जीवन काल के लिए वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट इसके बाद करेगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड। लेकिन अगर यहां पे मोर देन 2 पार्टनर्स हो जाते हैं, मोर देन इक्वल टू 2 पार्टनर वो कर लेता है, मतलब देखो एक पार्टनर का एक पार्टनर भी रह सकता है, मोर देन 2 पार्टनर भी हो सकता है। अगर 2 पार्टनर हो गए तो वापस से नॉर्मल लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा, बिजनेस चलाते रहो। नॉर्मल लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा, बिजनेस चलाते रहो। वापस से बोलता हूं उनके लिए जिनको नहीं समझ में आया, 1 जून 2025 को एलएलपी में 5 पार्टनर थे। ये 1 सितंबर 2025 को बोले सांड ने मारी आंख, सांड ने मारी आंख नहीं, सॉरी, सांड के आगे भागना शुरू कर दिए, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा की ट्रिप पे। उसमें से सांड ने 4 पार्टनर्स को पटक दिया भाई साहब, वो निपट लिए। एक पार्टनर बचा, वो एक पार्टनर बच बुचा के आया। 6 महीने तक के उसने एलएलपी कंटिन्यू की। अब एलएलपी का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए पार्टनर तो चाहिए, यहां एक ही बचा है। अगर 6 महीने तक राह देखेंगे, 6 महीने तक लायबिलिटी लिमिटेड ही है भाई, 6 महीने तक राह देखेंगे, लायबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन 6 महीने होने के बाद अगर एक ही पार्टनर है तो लायबिलिटी अनलिमिटेड, अगर 2 हो गए तो नॉर्मल लिमिटेड लायबिलिटी वापस शुरू हो जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना चाहिए, तो इसको लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट, समझ में आएगा बताइएगा।
पार्टनर अनलिमिटेड होने के बाद में वापस एलएलपी में ऐड हो सकता है, हाँ इस पीरियड के बाद में वापस कभी भी एलएलपी में जब ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल अब ये वाला कंडीशन कंटिन्यू रहा, ठीक है, और बाद में जाके लेट्स से ऑन वापस से 1 जुलाई 2025 को वापस से आपके पार्टनर्स आर अबाउट टू, पार्टनर आर अबाउट क्या मोर देन इक्वल टू 2, तो इस दिन से लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा, सिंपल, इस दिन से लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। तो ये है लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट, कंपनीज एक्ट से उठाया गया है। कंपनी में इसका रिजेंबलिंग सेक्शन नंबर है कंपनीज एक्ट में 3 है, ये सीए इंटर पे आएगा, लिख लेना कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3 है, सेम है 2013 सेम है, ठीक है, ये चीज को याद रखना। फिर उसके बाद में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो बोला है जीवन में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, इंडिया में रेसिडेंट होने चाहिए, दोनों के दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, ठीक है, ये चीज बोली गई है इंडिया में रहने के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडियन होने चाहिए। फिर उसके बाद में बोला गया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है फाइन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आज हम काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, क्योंकि आगे भी एक शेड्यूल है बैच का, तो दिस ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। नियरली 5-7 पेजेस हमारे हो चुके हैं, 2-3 लेक्चर में हमारा एलएलपी एक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। आपको जीवन में अगर होमवर्क चाहिए है तो मैं दे दूं, ठीक है, मना नहीं करूंगा, बिल्कुल फोर्स मत करना, 5-6 सवाल दे दो सर, ठीक है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता, कैसे मतलब ऐसे कैसे ऐसे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा कमजोर दिल का, जैसे प्यारे दिल का आदमी हो ना, तो थोड़ा ऐसा बिल्कुल फोर्स मत करना, ठीक है। तो बड़े अच्छे से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले एग्जामाइन द कंसेप्ट ऑफ एलएलपी, नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं इसके ऊपर, तो एलएलपी का कंसेप्ट आपको मीनिंग लिखना है, एंड एट द सेम टाइम दूसरी चीज कि भाई साहब एक्सप्लेन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, तो ये 2 चीजें आपको सॉल्व करके लानी है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सबा खैर, दिस वे अलविदा बच्चों।